इस मूवी की शुरुआत में हमें प्राचीन जापान के बारे में बताया जाता है, जहां का महाराजा था सागुन। जापान में फिरंगियों का आना मना था। राज्य में शांति बनाए रखने का काम समुराई योद्धाओं का था। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा होता है और वो भागते भागते आको प्रांत में आ जाता है। उसके सर पर कुछ निशान होते हैं जो उस वक्त जंगल के राक्षस डेंगो के शागिर्द के सर पर होते थे। वो बच्चा बेहोश होकर पानी में गिर जाता है तो उसके पास राजा असानो का सैनिक आता है और उन निशानों को देखकर उसे मारने लगता है, मगर राजा असानो उसे रोक देता है और उस बच्चे को उठाकर अपने राज्य में ले आता है और समुराइयों के ना चाहते हुए भी उस बच्चे को अपने राज्य में रख लेता है। दरअसल समुराइयों का मानना था कि वो लड़का उनके राज्य में बदनसीबी लेकर आएगा, मगर राजा असानो और उसकी बेटी मीका को काई में एक न एक लड़का नजर आता है। काई ने भी ये तय कर लिया था कि वो राजा असानो और उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखेगा। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और काई बड़ा हो जाता है। आगो प्रांत में एक कृष्ण ने आतंक मचा रखा था तो राजा असानो काई को उसका पता लगाने को कहता है। काई उन्हें बताता है कि वो क्रीचर उस पहाड़ के ऊपर है। राजा असानो अपने सिपाहियों को लेकर उसे मारने चला जाता है, मगर वो क्रीचर बहुत विशाल और खतरनाक होता है। वो उन सब के ऊपर भारी पड़ता है। एक योद्धा यासु और काई उस क्रीचर का पीछा करते करते एक जंगल में आ जाते हैं। यासु को वो क्रीचर नीचे गिरा देता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी काई यासु की तलवार उठाकर उस क्रीचर को मार देता है और यासु की जान बचा लेता है। मगर यहाँ के सभी योद्धा काई से नफरत करते हैं क्योंकि काई उनकी नस्ल का नहीं होता। यासु काई से कहता है कि तुम्हारे हाथों से बचने से अच्छा था कि वो जानवर मुझे मार देता। तभी महाराजा असानो आ जाता है और वो समझता है कि उस क्रीचर को यासु ने मारा है। राजा यासु से कहता है कि आगो प्रांत पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अब हम बिना किसी डर के सागुन का स्वागत कर सकते हैं। सेनापति ओशी काई के हाथ को देखकर समझ जाता है कि उस क्रीचर को काई ने मारा है, मगर वो फिर भी खामोश रहता है। काई यहाँ एक लोमड़ी को देखता है जिसकी आंखें 2 कलर की थी। राजा असानो अपने महल में आ जाता है। मीका को एक दासी आकर बताती है कि काई को चोट लगी है। ये सुनते ही मीका सीधी काई के पास आती है। काई जंगल में एक झोपड़ी में रहता है। मीका काई की मरहम पट्टी करती है और उसे बताती है कि यासु की जब तारीफ हो रही थी तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और कहती है कि तुम उनकी कितनी भी मदद कर लो वो फिर भी तुमसे नफरत ही करेंगे। काई मीका से कहता है कि तुम्हें काफी देर हो गई है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मीका कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? काई कहता है कि मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगा, मगर आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर मीका वहाँ से चली जाती है। फिर हम आगो राज्य के दुश्मन राज्य नगाड़ो के राजा किरा को देखते हैं। वो लोमड़ी राजा किरा के पास आती है। राजा किरा उस चुड़ैल से पूछता है कि क्या राजा असानो जिंदा है? वो हाँ में जवाब देती है। यहाँ हमें पता लगता है कि उस क्रीचर को राजा किरा ने आगो राज्य में भेजा था ताकि वो राजा असानो को मार सके। फिर आगो राज्य में महाराज सागुन आते हैं। सागुन का स्वागत राजा असानो बहुत जोर शोर से करता है। काई यहाँ उस चुड़ैल को फिर से देखता है और वो ये बात आकर सेनापति ओशी को बताता है, मगर ओशी काई की बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और काई की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। राजा असानो महाराज सागुन के सम्मान में यहाँ एक खेल का आयोजन करता है जिसमें भाग लेने के लिए नगाड़ो का राजा किरा भी आता है। किरा यहाँ अपने एक योद्धा को लेकर आता है जिसके साथ मुकाबला करने के लिए यासु तैयार हो रहा होता है, मगर वो चुड़ैल उस पर अपने जादू का इस्तेमाल कर उसे अंधा कर देती है। काई और उसी का बेटा यासु के पास आते हैं तो काई समझ जाता है कि यासु पर जादू किया गया है। काई उस लड़के से कहता है कि अपने पिताजी को बुलाओ। वो जवाब देता है कि इतना वक्त नहीं है, अगर हमारे पास योद्धा न हुआ तो आको की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये फाइट सिर्फ एक समुराई ही लड़ सकता है। काई आको राज्य की इज्जत बचाने के लिए खुद उस फाइटर से लड़ने चला जाता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी काई का मुखौटा उतर जाता है। ये देखकर महाराज सागुन फाइट को रुकवा देता है और काई से कहता है कि तुम समुराई नहीं हो और काई को मारने का हुक्म दे देता है, मगर मीका उन्हें आकर रोक देती है और साकुन से काई की जान बख्शने की भीख मांगती है। साकुन काई की जान बख्श देता है मगर उसे पीटने का हुक्म देता है। सैनिक काई को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। महाराजा असानो अपनी बेटी की हरकत देखकर बहुत दुखी होता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। उधर वो चुड़ैल राजा किरा को कहती है कि राजा असानो इस वक्त दुख में डूबा हुआ है, आगो को जीतने का यही सही वक्त है। वो चुड़ैल किरा के खून से एक मकड़ी बनाती है और उसे लेकर असानो के पास आ जाती है। वो मकड़ी राजा असानो के मुंह पर जहर छोड़ देती है और राजा असानो पूरी तरह से उस चुड़ैल के वश में हो जाता है। वो चुड़ैल अपने जादू से राजा असानो को दिखाती है जैसे किरा मीका के साथ जबरदस्ती कर रहा हो, तो राजा असानो किरा पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। तभी वहाँ उशी आकर उसे रोक लेता है। महाराज सागुन राजा असानो की इस हरकत पर उसे मौत की सजा सुनाते हैं। राजा अपने मंत्री ओशी से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बाद मेरे आको राज्य और मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जान तुम्हारे हाथ हो जाए। अगली सुबह ओशी सागुन के सामने राजा की गर्दन उड़ा देता है। अपने राजा की मौत के बाद सैनिक ओशी से कहते हैं कि हमें अपने राजा का बदला लेना होगा। ओशी उन्हें कहता है कि अगर हमने अभी हमला किया तो हम में से कोई नहीं बचेगा और हम ही नहीं, आको का हर इंसान मारा जाएगा। अगली सुबह राजकुमारी मीका महाराज सागुन से
कहती है कि हम अपने पिता की इकलौती संतान हैं, तो हमारे पिता के बाद आको की जिम्मेदारी आप हमारे हाथ में सौंप दीजिए जब तक हमारी शादी ना हो। महाराज शागुन कहते हैं कि हमने इसका भी इंतजाम कर दिया है। तुम्हें शौक मनाने के लिए 1 साल दिया जाता है। 1 साल बाद तुम्हारी शादी राजा किरा से तय कर दी गई है ताकि दोनों राज्यों में झगड़ा ना हो पाए। तब तक तुम यहाँ राजा किरा की मेहमान बनकर रहोगी। और ओशी को कहता है कि अब तुम एक रोमन हो, बिन उस्ताद के शागिर्द। हम तुम्हें राजा अशानो की मौत का बदला लेने से इनकार करते हैं। और महाराजा शागुन आको राज्य को किरा को सौंप कर वहाँ से चला जाता है। शागुन के जाते ही किरा सारे समुराई को आगो राज्य से निकालने का हुक्म देता है और काई को मारने और उशी को काल कोठरी में डलवा देता है। फिर 1 साल बीत जाता है। किरा के सैनिक उशी को उस काल कोठरी से बाहर निकाल देते हैं। उशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरे साथी कहाँ हैं। वो बताती है कि उन्होंने आको छोड़ दिया है। उसी अपने बेटे चिकारे से पूछता है कि उस काई की कुछ खबर है। चिकारा अपने पिता को बताता है कि काई को किरा के सिपाहियों ने गुलाम बनाकर बेच दिया। उसी अपने बेटे से कहता है कि मुझे 3 घोड़े चाहिए और उसे अपना खंजर देता है और कहता है कि ये मेरे साथियों को दिखा देना और कहना कि मुझे काली नदी पर आकर मिले। उसी काई को लेने के लिए डचालैंड आ जाता है। काई यहाँ एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। काई उसे मार देता है तो उसी काई से लड़ने आता है तो देखता है कि काई अपने होश में नहीं है। काई उसी से लड़ने लगता है। उसी काई को बहुत समझाता है मगर काई नहीं रुकता तो उसी काई को मीका के बारे में बताता है। ये सुनते ही काई नॉर्मल हो जाता है और उसी के साथ वहाँ से भाग जाता है। बाहर आकर उसी काई से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे आको को बचाने में तुम्हारी मदद चाहिए। काई मान जाता है। एक सैनिक राजा किरा को आकर बताता है कि काई हमारे आइलैंड से भाग गया है और उसे भगाने में किसी समुराई ने मदद की थी। किरा समझ जाता है कि काई को भगाने वाला उसी ही है। किरा उसी को खत्म करने का हुक्म दे देता है। उधर उसी अपने साथियों के पास आ जाता है। उन्होंने कहता है कि हम ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि अगर हम जीत भी जाते हैं तब भी हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा क्योंकि हम महाराज शाकुन के हुक्म के खिलाफ लड़ेंगे। उसी उन्हें एक नक्शा दिखाता है तो एक आदमी उसी से कहता है कि हम किरा को उसके महल के अंदर नहीं मार सकते। उसी उन्हें कहता है कि एक रास्ता है। किरा अपनी शादी से पहले अपने पूर्वजों के मंदिर जाएगा उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। हम उसे वहीं मारेंगे। उसी उनमें से एक आदमी को राजा किरा के राज्य में भेजता है ये खबर लेने के लिए कि राजा किरा कब मंदिर जाएगा। उसी का दोस्त हजामा उसी से कहता है कि बिना अच्छी तलवार के हम कैसे लड़ेंगे। तो उसी उसे अपनी तलवार दे देता है और कहता है कि तुम बाकी समुराई को इकट्ठा करो और वहाँ से और तलवार लेने के लिए तलवार बनाने वालों के गांव में आ जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि इस गांव पर भी किरा ने अपना कब्जा कर लिया है। यहाँ किरा के सिपाही पहले से ही मौजूद होते हैं। काई अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि इनकी तलवारें ले लो मगर वो तलवारें उनके लिए काफी नहीं थी। तो काई उसी से कहता है कि एक जगह है जहाँ हमें तलवारें मिलेगी। काई उन्हें लेकर जादुई जंगल में आ जाता है। उधर उसी का खबरी किरा के राज्य में आकर किरा के बारे में पूछताछ करने लगता है तो यहाँ उसे किरा की चुड़ैल मिलती है जो उसे अपने वश में कर लेती है। उधर काई उन्हें लेकर आत्मा वाले जंगल से गुजर रहा होता है। ये वही जंगल है जहाँ से बचपन में काई भागा था। उस जंगल के बीच में एक बुद्ध की मूर्ति होती है। काई बाकी सबको वहीं रोक देता है और उसी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। काई उसी से कहता है कि अंदर चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी दिखाई दे, तुम अपनी तलवार मत निकालना। काई उसी को नीचे छोड़कर खुद ऊपर आ जाता है और उस जादूगर से मिलता है जिसने काई को पाला था। वो जादूगर काई से कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। काई कहता है कि मैं आपकी मदद लेने आया हूँ, हमें तलवार चाहिए। टिंकू से कहता है कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो जिन्होंने सारी उम्र तुमसे नफरत की है। काई कहता है कि इनके इरादे नेक हैं। टिंकू कहता है कि हमारी तलवार लेने के लिए पहले भी कई लोग आए हैं मगर आज तक कोई वापस नहीं गया। अगर तुम्हारे साथी ने अपनी तलवार निकाली तो तुम सब मरोगे। तभी वहाँ उसी के बाकी साथी भी अंदर आ जाते हैं तो वहाँ मौजूद टिंकू के अवतार उन पर हमला कर देते हैं और उसी के साथियों को मारने लगते हैं। उसी को एक आवाज बार बार तलवार निकालने को कहती है मगर उसी अपनी तलवार नहीं निकालता। टिंकू काई से कहता है कि अगर तुम मुझसे पहले तलवार उठा लेते हो तो तुम जीत जाओगे। काई उसे हराकर तलवार उठा लेता है और टिंकू के हारते ही टिंकू के अवतार भी गायब हो जाते हैं और वहाँ बहुत सारी तलवारें आ जाती हैं। भाई उसी से कहता है कि सब ठीक है, वो तुम्हारा एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए, तुम्हारे साथी बिल्कुल ठीक है। फिर वो सब लोग अपने खुफिया अड्डे पर आ जाते हैं। उसी का दोस्त हजामा उसी को उसकी तलवार देने लगता है मगर उसी उसे कहता है कि तुम इसे रख लो। तभी वहाँ उसी का खबरी उन्हें आकर बताता है कि आज रात कीरा अपने पुरखों के मंदिर में जाएगा। ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं मगर ये कीरा की चुड़ैल की एक चाल होती है जिसमें ये सब लोग फंस जाते हैं। यहाँ उसी के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। यहाँ उसी का दोस्त हजामा भी मर जाता है। अब क्योंकि उसी की तलवार हजामा के पास थी तो राजा कीरा और उस चुड़ैल को लगता है कि उसी मर चुका है। उधर उसी अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी होता है तो काई उसे हिम्मत देता है और कहता है कि हमारे पास अब भी मौका है क्योंकि राजा कीरा को लगता है कि हम सब मर चुके हैं, हम उस बात का फायदा उठाएंगे। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि हम उस पर हमला करेंगे।
अगली सुबह कुछ बंजारे वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उसी उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए। दरअसल ये लोग राजा कीरा की शादी में जा रहे होते हैं। वो बंजारे उसी को पहचान लेते हैं, वो उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब उसी के साथ बस 47 लोग बचे होते हैं तो उसी उन सब के नाम और अंगूठों के निशान ले लेता है ताकि उनके मरने के बाद लोग उन्हें हमेशा याद रखें। और फिर भेस बदल कर उन बंजारों के साथ कीरा के महल में आ जाते हैं। कुछ देर बाद राजा कीरा मीका के साथ वहाँ आ जाता है। वो लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। उसी के साथ ही कीरा के सिपाहियों को मार के उनकी जगह ले लेते हैं। उसी को कीरा का एक सैनिक तलवार निकालते देख लेता है तो वो उसी पर तीर चला देता है, जिसकी वजह से उसी नीचे गिर जाता है। तो कीरा उसे पहचान लेता है और वहाँ फाइट होने लगती है। कीरा मीका को लेकर वहाँ से भागने लगता है और महल के अंदर आ जाता है। काय और उसी उनका पीछा करते हैं। मीका कीरा से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है तो मीका के पीछे काय जाता है और कीरा के पीछे उसी। काय मीका को ढूंढ लेता है, तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है और ड्रैगन का रूप ले लेती है। उधर उसी राजा कीरा को ढूंढ लेता है और दोनों में फाइट होने लगती है। उसी कीरा को वैसे ही मारता है जैसे उसने राजा असानो को मरवाया था। उधर काय उस ड्रैगन से लड़ने लगता है और अपनी तलवार से उसे मार देता है। उसी कीरा का कटा हुआ सर कीरा के सिपाहियों को दिखाता है तो वो सब लोग उसी के सामने घुटने टेक देते हैं और फिर ये सब लोग मीका को लेकर आगो राज्य में आ जाते हैं और राजा असानो की कब्र पर आकर उस सर को रख देते हैं। अगले दिन महाराज सागुन आगो राज्य में आता है और उसी से कहता है कि हमने तुम्हें बदला लेने से मना किया था। उसी उसे जवाब देता है कि कोई भी समुराई उसी जगह नहीं रह सकता जहां उसके राजा को धोखे से मार दिया गया हो, और कहता है कि मेरी आपसे बस एक गुजारिश है कि आप मुझे और मेरे साथियों को इज्जत की मौत मरने का मौका दें। सागुन उसी की बात मान लेता है और उन्हें खुद ही अपनी जान लेने का हुक्म देता है, क्योंकि आगो राज्य में खुद अपनी जान लेने को गर्व की बात मानी जाती है। काय मीका से कहता है कि इस जन्म में मैं आपको पा ना सका, मगर अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। अगले सुबह वो सब लोग अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो महाराजा शाकुन उसी के बेटे चिकारा की जान बख्श देता है और उसी से कहता है कि हम अपने मुल्क को तुम्हारे मन से महरूम नहीं रखेंगे, तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा और आको राज्य की सेवा करेगा। फिर वो सब लोग खुद अपनी जान ले लेते हैं। महाराज शाकुन मीका को आको राज्य की रानी बना देता है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।